थोड़ा-सा समय निकालकर कहानी अवश्य सुनिए क्योंकि आप ऐसे साथ भविष्य में ना हो। दोस्तों ये कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे हकीकत है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। ओमकार एक ठीक-ठाक परिवार से था। ये दो भाई थे, एक ओमकार और दूसरा योगेश। दोनों का विवाह भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों ओमकार की जो भाभी थी वो थोड़ा तेज तर्राट स्वभाव की थी। योगेश की शादी पहले ही हो जाती है चूंकि वो घर में थोड़ा बड़ा था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही कर्क मिजाज की है। बड़ी ही रोमांचक कहानी है दोस्तों, बस सुनते जाइए क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि ओमकार की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। ओमकार को तो अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती थी कि जो कुछ भी वो उससे कहती थी वो हर काम करने के लिए राजी हो जाता था। दोस्तों इसी के चलते नतीजा ये होता कि फिर ओमकार का भी विवाह हो जाता है। ओमकार की पत्नी का नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। खुशी बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। खुशी अपने ससुराल आती है लेकिन उसने कभी ये सुख नहीं जाना कि पति होता क्या है। दोस्तों ओमकार जब भी अपने काम से घर वापस आता था तो पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। पत्नी को 8-8 10 दिन हो जाते थे लेकिन ओमकार उससे कोई भी प्यार की बात नहीं करता था। अपनी पत्नी के सुख दुख किसी भी प्रकार से वो कोई भी बात ना करता। अगर खुशी उससे बात करने या उस पर अधिकार जताने की कोशिश करती अपना अधिकार जताने की कोशिश करती तो वो उसे फटकार लगा कर देता क्योंकि ओमकार पहले ही अपनी भाभी के चंगुल में फंसा हुआ था। जैसा कि उसकी भाभी कहती थी वो वैसा ही काम करता था। कभी अपनी पत्नी को पीटता, कभी कुछ करना कभी कुछ, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। भाभी के चक्कर में बुरा फंसा हुआ था। दोस्तों जो भाभी के चक्कर में होते हैं वो अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। आप भी देखना कहीं आपके घर पास पड़ोस में तो ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि जब ओमकार और उसकी भाभी खुशी को ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं, बिना किसी वजह से बात बात पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है क्योंकि और कोई घर में था नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके में चली जाती है। इधर ओमकार की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। वो ओमकार से कहती कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग सऊदी अरब में खूब पैसा कमाते हैं। आप भी ऐसा करो, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना। जैसे पैसा कमाना, पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे। फिर मुझे भी विदेश अपने साथ ले जाना। अब तो भाभी की बात को टाल ही नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसे वीज़ा मिल जाती, फिर विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनके खर्च उठाने की जिम्मेवारी सौंप देता है। विदेश से पैसा भेजता रहूँगा, आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती है अपने पति योगेश से कहती है कि जब तक ओमकार विदेश गया हुआ है उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बुढ़े के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, अपने नाम करवा लेते हैं। ये हमारे लिए भविष्य में काम आएगी। सारी संपत्ति हमारे नाम जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों योगेश के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसा उसकी पत्नी ने समझाया था वैसा ही वो करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग बना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है ये बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपको बुढ़ापे में पेंशन आया करेगी। बेचारे बूढ़े माता पिता अपने बेटे की बातों में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, खेती, जमीनें, सभी चल अचल संपत्ति अपने बेटे के नाम, बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और ये कारनामे वाली सिर्फ ओमकार की भाभी ही होती है जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया था। सब कुछ अपने नाम होने के बाद वो लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं।
अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम कुछ भी नहीं रहा तो उनके पास पैसा था ना कोई जरिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई दे जाता था खा लेते थे और ऐसे ही अपने दिन गुजर रहे थे। उधर दोस्तों जो ओमकार की पत्नी थी खुशी, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरा भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती है। तो खुशी एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। कुछ भी करूंगी, चाहे भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन यहाँ उनके साथ इस घर में रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती। अब वो कहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम करा करती, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो क्या देखती है, उसकी बूढ़ी सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी आपकी ये दशा कैसे हो गई है। सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली है और हमें घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया है। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। खुशी एक नेक और साफ दिल की लड़की थी। वो अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति उनके साथ रहती और भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच दिया करती थी। ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। ये लोग एक पन्नी का तिलपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार लिया करते। कुछ समय ऐसे ही बीत तक गया। कुछ समय के बाद लगभग 2 साल बाद ओमकार को अपने घर की याद आने लगती है। वो सोचता है, चलो अब घर वापस चलते हैं, और भैया भाभी का भी फोन नहीं लग रहा है। अब वो घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस वालों से पूछते हैं, तुम्हारे भैया भाभी ये मकान और सभी जमीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वो अब रहते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस के 1-2 आदमियों ने उसे बताया। ओमकार ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही नहीं दे सका। अब मैं क्या करूं? वो अपना सर पीटने लगता है। अब वो अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उनकी पत्नी खुशी, जो कहीं से पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी के अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों में लिपट जाती है। उनसे अपने पति ओमकार का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वो पहले करती थी। लेकिन ओमकार ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का एहसास, पछतावा होने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अब तो चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों, ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया है, लेकिन तुमने भी तब तो हमारी एक ना सुनी थी। वो तो शुक्र है ईश्वर का, हमारी ये छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर ये हमें ना मिलती तो आज हम कहीं के ना रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। ये सुनकर ओमकार रोने लगता है और अपनी पत्नी खुशी से कहता है, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तो खुशी कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं जी, आपको तो भाभी ने ही अपने बस में कर रखा है।
अब आपकी आंखें खुल गई हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो ओमकार कहता है, अब तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके पास पैसा भी नहीं था, जो कुछ पैसा था वो सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल दिया था। ओमकार अपनी पत्नी और माँ बाप को साथ लेकर वहाँ से दूर शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वहीं मंडी में आड़त वाले के पास पल्लेदारी करने लगता है। गाड़ियों में सामान सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग का काम वो करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता है अपने घर का खर्चा चला लेता, क्योंकि 4 जने का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उनकी पत्नी कहती है, आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो, मैं सब्जी बेच लिया करूँगी, आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा पैसों का। मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे, बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, ये अब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर ओमकार के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं, बेटा बहू ठीक कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा ये सब्जी का धंधा चल जाएगा। ओमकार मार्केट में एक अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा देता है। उधर उसका पति मंडी में पल्लेदारी करता है और अपनी दुकान के लिए भी मुनासिब दामों में सब्जियां खरीद लाया था। अच्छी बिक्री होती है, पैसा बचने लगता है, धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था, मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और एक छोटा सा 100 गज का प्लाट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं, खूब मेहनत लगन से कमाते और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से ओमकार वहाँ की लेन देन को अच्छे से समझ गया था। फिर अपनी खुद की एक आड़त खोलता है और उसका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा उनका रोजगार चलता है कि उन्होंने कई प्लाट खरीद लिए। जितनी प्रॉपर्टी उनके भाई ने हड़प ली थी, उनकी 2 गुनी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों जो योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपनी ससुराल चले गए थे। योगेश के ससुराल वालों ने उनकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि जो सगे भाई का ना हो सका वो हमारा क्या ही होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसा करोगे वैसा भरने को मिलेगा, और हुआ भी वही। उन्हें भी धक्का देकर घर से निकाल दिया। अब वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2-2 दिन हो जाने कर खाना भी नहीं मिल पाता। पानी पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे। जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया, आज वही दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वो किसी तरह से उसी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही योगेश और उनकी पत्नी ओमकार को आड़त पर बैठा हुआ देखते हैं, कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो दोनों ओमकार के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं बैठे हुए थे। योगेश की पत्नी जैसे ही अपनी सास और ससुर के चरणों में आशीर्वाद के लिए झुकती है तो ओमकार रोकते हुए कहता है, भाभी दूर ही रहना, माँ बाबूजी को हाथ भी मत लगा देना। क्या किया था तुमने इनके साथ? आप लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया था। तुम्ही ने मुझे मेरी पत्नी लक्ष्मी जैसी पत्नी से मुझे दूर करवाया था। तुमने ही मेरी जायदाद को हड़प लिया। अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ? जहाँ मर्जी चाहे चले जाइए, हमसे आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं नाता नहीं है। लेकिन उनकी खराब परिस्थिति को देखते हुए उसके सास ससुर कहते हैं, बेटा ओमकार, गलती हुई है, पहले मुझसे भी हुई थी, इनसे भी हुई, आखिर जो भी ये है तुम्हारा भाई है, जो होना था हो गया, अब इन्हें माफ़ कर दो। इस पर ओमकार की पत्नी खुशी भी कहती है, हाँ बाबूजी सही कह रहे हैं, ये जैसे भी हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ही, और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा
मोटा धंधा शुरू करा दीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी इन्होंने किया आज उसका फल ये भुगत चुके हैं। आखिर है तो मेरी जेठानी ही आज भी मेरे लिए पूजनीय। ओंकार का गुस्सा भी अब शांत हो जाता है। उसकी भी समझ में आ जाता है कि जो हो गया वो अब दोबारा लौट नहीं सकता और वो अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का काम भी शुरू करा देता है। दोस्तों दोनों